तो जितने भी मेरे फर्स्ट ईयर के डियर स्टूडेंट हैं सबको स्वागत करता हूं यहाँ पे। और आज अपना लेकर आया हूं बायो साइंस। ठीक है, आज लेकर आया हूं बायो साइंस का ज़बरदस्त वीडियो नंबर यह अपना आज से पढ़ाना शुरू होने वाला है इस सप्ताह में। ठीक है, तो आज फर्स्ट जो है आपका सब्जेक्ट होता है, फर्स्ट सब्जेक्ट वही होता है आपका बायो साइंस, जिसके अंदर एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी आता है। ओके, चलिए मैकेनिज्म ऑफ रेस्पायरेशन आज हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम लोग रेस्पायरेटरी सिस्टम को देख चुके हैं। ठीक है, रेस्पायरेटरी जो सिस्टम है उसको हम लोग देख चुके हैं। तो आज हम लोग फाइनली अब देखेंगे उसके मैकेनिज्म को। ठीक है, कि श्वसन की क्रिया जो है कैसे संपन्न होती है, इस चीज़ को जो है हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो आप लोग से यही उम्मीद है कि आप लोग नोट्स अच्छे से बना रहे होंगे और बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, आता है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पायरेशन। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पायरेशन कहने का मतलब होता है कि श्वसन की क्रिया विधि, यानी श्वसन की जो क्रिया होती है, जो काम होती है, उसकी विधि कैसे होती है संपन्न, इसी के बारे में हमको बताना है कि श्वसन की क्रिया विधि। ठीक है, यानी काम के विधि, कैसे यह विधि जो है संपन्न होता है, इस चीज़ को बताना है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो माय डियर, यहाँ पे वायु मार्ग द्वारा शुद्ध वायु का फेफड़े में जाना और वापस उसी मार्ग से अशुद्ध वायु का बाहर आने को हम लोग जो है श्वसन क्रिया कहते हैं। ठीक है, वायु के लय ताल में आवागमन की क्रियाओं को प्रश्वसन यानी इंस्पायरेशन तथा निःश्वसन एक्सपायरेशन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो क्रिया विधि होती है, तो बेसिकली एक क्रिया विधि जो है वायु मार्ग, एयरवे द्वारा, वायु मार्ग द्वारा ही जो है आपका शुद्ध जो है वायु फेफड़ा तक जाता है और उसी मार्ग के द्वारा वापस जो है अशुद्ध वायु जो है बाहर आता है, और इसी को हम लोग श्वसन क्रिया कहते हैं। ठीक है, बेसिकली अंदर बाहर होने की जो क्रिया होती है उसी को हम लोग श्वसन की क्रिया कहते हैं। ठीक है, अंदर क्या जाता है, शुद्ध वायु जाता है फेफड़ा में, बाहर क्या आता है तो अशुद्ध वायु जो है आता है, और इसी के क्रिया को जो है हम लोग श्वसन क्रिया कहते हैं। ठीक है, ये हो गया वायु के लय ताल में जो वायु का रिदम होता है उसमें आवागमन यानी आना और जाना, इनके क्रियाओं को जो है इंस्पायरेशन तथा निःश्वसन कहते हैं। ठीक है, अब इस जो रिदम में, एयर का जो रिदम होता है, इसमें जो अंदर जाता है वायु उसे इंस्पायरेशन और जो बाहर आता है उसे एक्सपायरेशन। ठीक है, इन मतलब अंदर, एक्स मतलब बाहर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका हो गया क्या चीज़, मैकेनिज्म। अब हम लोग आगे इसके अच्छे से समझते हैं कि आखिर ये दोनों होता क्या है। तो देखिए, एक होता है, पहले आपको मैं फिगर दिखा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा, फिगर देखिएगा तो आपको चीज़ें समझ में आएगा। देखिए, ए है आपका एक्सहेलेशन, ए है इनहेलेशन। ठीक है, एक्सहेलेशन मतलब वायु को बाहर छोड़ना, ओके, और इनहेलेशन मतलब वायु को अंदर लेना। ओके, यही तो क्रिया होती है बेसिकली। अब इसमें होता यह है, समझिएगा चीज़ों को, कि जैसे आप देख रहे हैं ये वायु मार्ग है, ये भी वायु मार्ग है। ठीक है, इसके द्वारा जो है वायु अंदर आया, अब अंदर आता है तो चूंकि यह एक्सहेलेशन है और यह इनहेलेशन है। ठीक है, अंतः श्वसन, बाह्य श्वसन। ठीक है ना, जिसको कहते हैं। सबसे पहले इनहेलेशन को समझिए। फिगर में देखिए, ये जो नीचे है अपना, ये डायफ्राम की पेशी है। ठीक है, डायफ्राम की मसल्स है, यह भी भूमिका निभाता है आपको श्वसन की क्रिया में। ठीक है, जब श्वास हम अंदर ले रहे होते हैं तो क्या होता है, ये डायफ्राम की जो पसलियाँ होती है, यह जो है क्या होती है, अंदर नीचे की तरफ खिसकती है। ठीक है, नीचे की तरफ क्यों खिसकती है, क्योंकि इसमें जो आयतन होता है वह क्या होता है, बढ़ जाता है इनहेलेशन में। समझ गए, आयतन बढ़ता है तो वायु आने के लिए नीचे की तरफ जो है रिब्स जो होता है, पसलियाँ, वो खसकती है, जिस पर दबाव पड़ता है आपका डायफ्राम पर, तो डायफ्राम भी नीचे जो है खिसक जाता है। ठीक है, अब आपको ये चीज़ पता होगा कि ये जो रिब्स कैबेज होता है यह किस मसल्स के साथ अटैच होता है, तो इंटरकोस्टल जो मसल्स होता है उसके साथ अटैच होता है। तो जब रिब्स नीचे की तरफ खसकेगा तो इंटरकोस्टल पेशी भी जो है आपका जो है उसके साथ आएगा, और वो प्रेशर मारता है अपना इस पे, डायफ्राम पे, तो डायफ्राम भी इसमें नीचे की तरफ जो है आपका खिसकता है, इसमें वायु जो है फिल होता है। ठीक है ना, और इसमें जो आपका क्या बोलते हैं, फेफड़ा जो है, फेफड़ा का भी जो है
क्षेत्र जो है फैलता है, ठीक है, जितना हो सके लेते हैं वायु अंदर। एक्सहेलेशन में होता यह है कि एक्सहेलेशन में जब छोड़ना होता है तो नीचे से सपोर्ट कौन देता है, नीचे से ये डायफ्राम जो है आपको क्या होता है ऊपर की तरफ प्रेस करता है, दबाव देता है, जिससे सांस जो है छोड़ना आसान होता है और ये वायु जो है यहाँ से खाली होता है, ठीक है। और जो ये धकेलता है ऊपर में तो ये जो रिब्स है ये भी अपने जगह पर शिथिल हो जाता है, समझ गए चीज़ों को। तो यही अपना एक्सहेलेशन और इनहेलेशन की क्रिया होती है, समझ गए। बेसिकली इसमें 3 का महत्वपूर्ण भूमिका होता है, अपन लंग्स का, रिब्स का, डायफ्राम का, ठीक है। रिब्स और डायफ्राम यह सपोर्टिव है, ये सपोर्ट करता है और लंग्स डायरेक्टली एयर को अपने अंदर लेता है, समझ गए। तो ये फिगर मैंने पहले इसलिए बता दिया ताकि आपको मैं ऊपर कुछ बताऊं तो उसमें दिक्कत ना हो, ठीक है। अब आ गया इंस्पायरेशन, मतलब अंदर लेने की जो क्रिया है, ठीक है। प्रश्वसन, जिसे हम लोग अंतःश्वसन भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्वसन में डायफ्राम की पेशियाँ, जो मैंने बताया कि नीचे जो डायफ्राम होता है ये वाला, वो डायफ्राम की मसल्स तथा इंटरकोस्टल पेशियाँ तंत्रिकाओं से उत्तेजित होकर एक साथ ही संकुचित होती है, ठीक है। कहने का मतलब है कि जो डायफ्राम की मसल्स है जो मैंने नीचे दिखाया, मैंने इंटरकोस्टल पेशियाँ मैंने बताया कि जो रिब्स के साथ अटैच रहता है, तो उन दोनों की पेशियाँ तंत्रिकाओं से उत्तेजित, मतलब जो नर्व होता है उसमें स्टिमुलेट होता है, उत्तेजित होता है, और उत्तेजित होकर यह दोनों पेशियाँ एक साथ ही कंट्रैक्शन में होता है, संकुचित होता है। संकुचित कहा जाए तो शिथिल होता है नीचे की तरफ, ठीक है, जिससे पसली तथा डायफ्राम ऊपर व बाहर की ओर एक साथ फैलते हैं। और इंटरकोस्टल पेशियाँ जब कंट्रैक्शन से संकुचन होता है तो जो ये पेशियाँ इंटरकोस्टल पसली को जो जकड़ के रखा रहता है ना, तो ये पसली और नीचे से डायफ्राम ऊपर की तरफ जो है पुश करता है, डायफ्राम भी जो है नीचे की तरफ संकुचित होता है, ठीक है। तो इसमें जो है डायफ्राम ऊपर, समझ गए, ये इनहेलेशन कर रहा है, समझ लीजिए इनहेलेशन कर रहा है, बातें को समझिए। तो इनहेलेंस करने पर बाहर की ओर एक साथ जो है, यानी जो पसलियां हैं वह ज़्यादा स्पेस बाहर की तरफ क्या होती है, फैलती है, समझ गए, और जिससे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है और एवं खाली स्थान बनता है। खाली स्थान क्यों बनता है भाई, उसमें वायु को आना है, समझ लीजिए। और रिब्स जो है फैलता क्यों है, तो रिब्स इसीलिए फैलता है ताकि जो, चूँकि रिब्स कैवेज में ही अपना फेफड़ा है, तो रिब्स भाई फैलेगा बाहर की तरफ, तब तो फेफड़ा का जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ेगा। अगर रिब्स हड्डी है, रिब्स अगर बाहर की तरफ नहीं अगर फैलेगा तो उसी जगह पर रहेगा, तो फेफड़ा को ज़्यादा जगह नहीं मिलेगा वायु के लिए, तो फिर वो श्वसन की क्रिया में दिक्कत हो जाएगी। इसलिए जो अपना इंटरकोस्टल पेशियाँ है यह बाहर की तरफ जो है क्या होता है, फैलता है, ताकि फेफड़ा को ज़्यादा से ज़्यादा जगह मिल सके, ठीक है, आयतन अपना खाली स्थान बनाने के लिए। तो ये चीज़ें हो गया। इस खाली स्थान को भरने हेतु फेफड़े फैलते हैं, समझ गए, जिससे वातावरण की अपेक्षा वायु कोशों एल्वोली में दबाव कम होता है, एल्वोली को पूरा जगह मिलता है। इसी कारण से बाहर की वायु सांस खींचने पर भर जाती है। इसी क्रिया को प्रश्वसन कहते हैं। बेसिकली इस प्रश्वसन में आपको 2 चीज़ समझना है, एक आपका डायफ्राम, ठीक है, और एक आपका इंटरकोस्टल पेशी। ये दोनों पेशियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ये जो इंटरकोस्टल पेशी है ये तो इनडायरेक्टली रूप से मदद करता है क्योंकि यह रिब्स के साथ अटैच होता है, ठीक है, और ये डायफ्राम तो भाई नीचे होता है, समझ गए। तो अगर श्वसन की क्रिया लेनी हो तो यह नीचे की तरफ क्या होती है, संकुचित होती है, यानी यह नीचे की तरफ जो है अपना खसकता है नीचे की ओर, ठीक है। जब नीचे की ओर खसकता है तो फेफड़ा को ज़्यादा नीचे की जगह मिलता है। इंटरकोस्टल जो रिब्स के साथ लगा है यह बाहर की तरफ जो है फैलता है, जिससे जो है बाहर की तरफ जो है फेफड़ा को ज़्यादा जगह मिलता है, रिब्स से थोड़ा सा जगह देता है, और इन जगहों को फेफड़ा जो है क्या करता है, अपने आयतन से भर देता है, और फेफड़ा के अंदर भी जो है क्या होता है, जगह ज़्यादा मिल जाता है, समझ गए। एज फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, देखिए जैसे ये है क्या चीज़, देखिए ये आपका क्या होता है, इनहेलेशन, इनहेल करना, ठीक है। अब इनहेल करना में ये जो इसमें देखिए, इसमें छोड़ना है तो इसमें डायफ्राम ऊपर की तरफ दबाव डाल रहा है ताकि
छोड़ सकें। यहाँ पे लेना है कैपेसिटी लंग्स की बढ़ानी है, तो लंग्स की कैपेसिटी जगह बढ़ानी है तो भाई ये डायफ्राम नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। ये डायफ्राम नीचे की तरफ झुकेगा, शिथिल होगा, ठीक है। और ये जो रिब्स कैबेज ऊपर से आप लोग देख रहे हैं हड्डी वाला, ये हड्डी भी जो रिब्स कैबेज में जो इंटरकॉस्टल पेशी लगा होता है, ये पेशियाँ भी क्या होती है बाहर की तरफ अपवर्ड साइड में, इस अपवर्ड साइड में फैलता है तो अंदर फेफड़ा को ज़्यादा जगह मिल जाता है। तो जगह मिलने से फेफड़ा भी उस जगह को जो है घेर लेता है, अपना ढक लेता है और उसको फेफड़ा को वहाँ तक जगह मिल जाता है और फिर जो वायु खींचा जाता है वह आराम से आकर यहाँ एल्वोली में क्या होता है स्टोर हो जाता है। समझ गए? तो बेसिकली यही जो है आपका हो गया इनहेलेशन, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे आता है एक आपका है एक्सपायरेशन, मतलब निःश्वसन यानी चीज़ें को छोड़ना, श्वसन को क्रिया को जो है बाहर की तरफ इसमें छोड़ा जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसमें बाहर की तरफ जो छोड़ा जाता है आप देख सकते हैं, जब डायफ्राम तथा पसलियों की पेशियाँ तन्यता समाप्त होती है। कहने का मतलब है निःश्वसन में होता है कि चूँकि इसमें हम लोग बाहर छोड़ रहे हैं सांस, तो छोड़ रहे हैं तो इसमें जो डायफ्राम है और जो रिब्स है, रिब्स का जो पसली है, इसकी तानता समाप्त होती है। तानता मतलब इसमें जो तनाव होता है वह समाप्त होता है, ठीक है। समाप्त होगा तभी तो भाई नीचे से डायफ्राम जो है उसको प्रेस करेगा और जो पहले से फैला हुआ है रिब्स वह धीरे धीरे जो है क्या होता है अपने जगह पर आता है, उसमें तनाव खत्म होता है, तभी तो फेफड़ा को सपोर्ट नीचे से डायफ्राम देता है और अगल बगल से रिब्स का जो मसल्स है वो देता है और तब जाके वह जो है वायु आराम से बाहर निकलता है, ठीक है ना। और पेशियों पुनः अपनी पूर्व स्थिति में आकर शिथिल हो जाती है, ठीक है। और जो ही मसल्स है, चाहे वो डायफ्राम हो चाहे वो आपका इंटरकॉस्टल हो, वह पुनः अपनी पहले की स्थिति में आकर शिथिल हो जाता है तो फेफड़ों पर दबाव पड़ता है, ठीक है, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड युक्त दूषित वायु बाहर निकलती है। इसी को निःश्वसन कहते हैं। यह क्रिया निरंतर होती रहती है। मैंने देखिए बेसिकली मैंने पहले ही बता दिया कि इसमें दो ही का रोल है ज़्यादातर महत्वपूर्ण, सपोर्टिव वाला का रोल, एक डायफ्राम और एक आपका हो गया कौन सा, वो वाला, ये दो का सपोर्टिव रोल है, ठीक है, समझ लीजिए। बाकी मेन भूमिका में तो आपका फेफड़ा है, फेफड़ा के अंदर एल्वोली है, उसका काम है स्टोर करना, समझ रहे हैं ना। बाकी ये ध्यान जरूर रखना है कि अगर श्वसन अंदर लेंगे तो जो डायफ्राम है वह नीचे की तरफ जो है आपका संकुचन होगा और जो क्या बोलते हैं उसको इंटरकॉस्टल पेशी है जो रिब्स के साथ लगा है वह बाहर की तरफ जो है क्या होगा, फैलेगा, जिससे अंदर जो है फेफड़ा को जगह ज़्यादा मिलेगा तो वह ज़्यादा दूर तक फैलेगा फेफड़ा और फिर जो है उसमें आपका क्या होता है, वायु जो है इनहेल के द्वारा अंदर आकर स्टोर होता है। इसी प्रकार छोड़ने की क्रिया होगी तो जहाँ पे वहाँ पे रिब्स का जो मसल्स था वो बाहर की तरफ फैल रहा था तो यहाँ पे अब वह अपने पूर्व की स्थिति में आएगा, शिथिल होगा, ताकि वह फेफड़ा पर दबाव पड़ता है और नीचे से दबाव सपोर्ट कौन देता है, डायफ्राम देता है, अगल बगल से रिब्स का मसल्स देता है, जिससे फेफड़ा पर दबाव पड़ता है और दबाव पड़ने से होता यह है कि जो दूषित वायु है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाला वायु है वह बाहर निकल जाती है और इसी को हम लोग निःश्वसन कहते हैं और यह क्रिया कंटिन्यू हमारे बॉडी में चलता रहता है। समझ गए चीज़ों को, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, मानव शरीर में आंतरिक श्वसन रक्त कोशिकाओं एवं ऊतकों के मध्य में होता है। कहने का मतलब है मानव शरीर में जो इंटरनल रेस्पायरेशन होता है, आंतरिक जो श्वसन होता है वह रक्त कोशिकाओं और ऊतकों के मध्य होता है। इसीलिए कहा जाता है श्वसन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है आपके सेल को जिंदा रखने के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन जो है सेल को ज़रूरी होता है, तभी सेल आपका जिंदा रहता है, वरना जहाँ भी ऑक्सीजन का लॉस होने लगता है वहाँ का ऑक्सीजन सेल जो है डेड होने लगता है, ठीक है। तो मानव शरीर में आंतरिक श्वसन रक्त कोशिकाओं एवं ऊतकों के बीच में होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिगर तो मैंने आपको समझा ही दिया सब कंप्लीट। अब हम यहाँ पे देख लीजिए कुछ चीज़ें समझिए। श्वसन में शरीर में श्वसन की क्रिया के द्वारा अंदर ली गई वायु में अनेक गैसों का मिश्रण होता है जो निम्नलिखित है। अब जो श्वसन की क्रिया होती है ना, बाहर छोड़ते हैं अंदर लेते हैं, तो उसमें जो है कुछ गैसों की काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे लगभग
78% जो है आपके नाइट्रोजन होते हैं। जो वायु हम लोग इनहेल करते हैं उसमें लगभग 78% आपका नाइट्रोजन होता है। ऑक्सीजन होता है उसमें 21%, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एंड लगभग 79-99% तो यही दोनों मिलाकर हो गया। तो कुछ गैसें आपके कार्बन डाइऑक्साइड उसमें होता है और बाकी के इसके अलावा जल वाष्प और अन्य गैसों की बहुत ही अल्प मात्रा होती है। तो ये चीज़ें वायु का कंपोनेंट है, इसको ध्यान में जरूर रखिएगा। ये 3 महत्वपूर्ण गैस है, बाकी एकदम छोटे छोटे जो है मात्रा में पाए जाते हैं। तो अपना ये हो गया आपका, मैं पढ़ा दिया, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन आज मैंने कंप्लीट करा दिया। रिस्पायरेटरी सिस्टम मैंने आपको पढ़ा ही दिया है। तो इस हिसाब से यह क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो गया, ठीक है। आप लोग नोट्स जरूर बनाएंगे और अगर मैकेनिज्म पूछेगा तो आप लोग जो है एग्जाम में फिगर भी जरूर बना देंगे। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।